हुक का नियम रॉबर्ट हुक ने कहा था कि तनाव स्ट्रेस सीधे अनुपाती होता है विकृति स्ट्रेन के, लेकिन यह नियम केवल उस सीमा तक लागू होता है जो प्रत्यास्थता सीमा इलास्टिक लिमिट के भीतर है। असल में प्रत्यास्थता सीमा के भीतर भी यह नियम लागू नहीं होता। अब मुझे स्पष्ट होना चाहिए, ये केवल समानुपातिकता की सीमा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक ही अनुपाती होता है जब हम ग्राफ बनाते हैं। समानुपातिकता एक बिंदु तक जारी रहती है, लेकिन प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी उस बिंदु के बाद भी जारी रहती है। इसलिए हुक का नियम प्रत्यास्थता सीमा इलास्टिक लिमिट तक लागू नहीं होता। यह अनुपाती है, मतलब तनाव और विकृति केवल समानुपातिकता की सीमा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक ही अनुपाती होते हैं। जब आप ग्राफ बनाते हैं तो यह एक सीधी रेखा होती है। इस अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। याद रखें कि प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम विकार्यता कहलाता है। 1/E को विकार्यता डिफॉर्मेबिलिटी कहा जाता है। विकृति के आधार पर प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार के होते हैं। जब आप विकृति के टॉर्शनल परिवर्तन को मानते हैं तो यह 4 प्रकार का होता है। यहाँ हम 3 पर ध्यान केंद्रित करेंगे: यंग्स मॉड्यूलस, बल्क और शियर मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस अनुदैर्ध्य तनाव लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस से जुड़ा है। तनाव और विकृति के अनुपात को यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं। आप जानते हैं FA डेल्टा LL यही यंग्स मॉड्यूलस है। यंग्स मॉड्यूलस केवल वहीं परिभाषित किया जा सकता है जहां लंबाई परिभाषित की जा सके। फिर यंग्स मॉड्यूलस द्रवों और गैसों के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकता, यह केवल ठोसों पर लागू होता है। बल्क मॉड्यूलस उस परिवर्तन से संबंधित है। आयतन, वॉल्यूमेट्रिक तनाव, वॉल्यूमेट्रिक विकृति, इनके अनुपात में आपको मिलेगा P डेल्टा P। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सामान्य तनाव डेल्टा P के बराबर है। वॉल्यूमेट्रिक विकृति का अनुपात बल्क मॉड्यूलस होगा। बल्क मॉड्यूलस डेल्टा P बटा डेल्टा V बटा V। आपने पहले ही टेंजेंशियल तनाव और शीयरिंग स्ट्रेन का मान निकाल लिया है। यदि आप इनका अनुपात लें तो आपको रिगिडिटी का मॉड्यूलस मिलेगा F बटा A थीटा। फिर पॉइसन अनुपात बीटा बटा अल्फा। यही है पॉइसन अनुपात लैटरल स्ट्रेन और प्राइमरी स्ट्रेन। प्राइमरी स्ट्रेन का मतलब है कि आप पहले तार की लंबाई बदलते हैं, इसके बाद त्रिज्या में परिवर्तन होता है। इसीलिए नामकरण प्राइमरी और सेकेंडरी किया गया है। इसे अनुदैर्ध्य और पार्श्व भी कहा जाता है। इसे पार्श्व विकृति लैटरल स्ट्रेन कहा जाता है और इसे अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहा जाता है। अगर पदार्थ पूरी तरह से अपसंपीड्य इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मान 0.5 होगा, लेकिन सामान्यतः हम पाते हैं कि इसका मान 0 और 0.5 के बीच होता है। कॉर्क और रबर के लिए मान अलग अलग दिए गए हैं। अब चलिए बल और विस्तार से शुरू करते हैं। देखिए, अगर विकृत करने वाला बल अधिक होगा तो विकृति भी अधिक होगी। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के अनुपाती हैं। अगर आप बल और विस्तार के बीच ग्राफ खींचें अनुपातिता की सीमा तक, तो वह सीधी रेखा होगी। ये क्षेत्रफल, ये किया गया कार्य होगा। जब आप कहते हैं कि बल विस्तार के अनुपाती है, आप इसे क्षेत्रफल से विभाजित करते हैं, आप इसे लंबाई से विभाजित करते हैं। यह तनाव है, यह विकृति है। तनाव विकृति के अनुपाती होता है। यह भी फिर से एक सीधी रेखा होगी। यह क्षेत्रफल प्रति इकाई आयतन किए गए कार्य के बराबर होगा। प्रति इकाई आयतन किया गया कार्य, यह आधा तनाव गुणा विकृति होता है। विकृति की प्रक्रिया में अणुओं के बीच बलों के विरुद्ध किया गया कार्य संभावित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे प्रत्यास्थ संभावित ऊर्जा कहा जाता है। प्रत्यास्थ संभावित ऊर्जा, ये किया गया कार्य प्रत्यास्थ संभावित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यह ऊर्जा प्रति इकाई आयतन आधा तनाव गुणा विकृति के बराबर होगी। अब इसे हम विकृति से गुणा करके अंश और हर में बदल सकते हैं। अगर हम विकृति से गुणा करें
तो हमें विकृति का वर्ग मिलेगा। और अगर हम अंश और हर में तनाव से गुणा करें तो यह तनाव का वर्ग हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण परिणाम है कि प्रत्यास्थ संभावित ऊर्जा प्रति इकाई आयतन यह तनाव के वर्ग पर निर्भर करती है, साथ ही यह विकृति के वर्ग पर भी निर्भर करती है। स्टील, तांबा और एल्यूमिनियम के लिए यंग्स मॉड्यूलस, थोक मॉड्यूलस और शीयर मॉड्यूलस के मान दिए गए हैं। आप अपनी त्वरित संदर्भ के लिए इन सभी को देख सकते हैं।